अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया और अफसोसनाक खबर सामने आ रही है रहीम यार ख़ान से, जहाँ पर बारातियों से भरी कश्ती दरियाए सिंध में उलट गई। ये मनाजिर, ये वीडियो, ये फुटेज भी आप इस पूरे वाक़े की देख सकते हैं। 50 से ज़ायद अफराद जो बाराती थे वो इस कश्ती पर सवार थे और ऑब्वियसली खुशी का मौका होता है, शादी का मौका होता है, ब्याह का मौका होता है, लेकिन ये जो वाक़या था, ये जो खुशी थी, ये सोग में तब मुब्तला होगी जब ये कश्ती डूब गई। और अभी जो इत्तलात हैं वो ये है कि 21 अफराद की लाशें तो निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी देर से शुरू हुआ, देर से उसका आगाज़ हुआ। बहुत लोग अपनी मदद आप के तहत अपनी जान बचा सके। जो दूसरी कश्ती में सवार लोग थे, उनमें से जो लोग तैराकी जानते थे, जो स्विमिंग जानते थे, उन्होंने भी कोशिश की कि जो अफराद डूब रहे हैं उनको बचाया जा सके। लेकिन ऑब्वियसली चूंकि ये कश्ती इसलिए डूबी क्योंकि जो कश्ती की बिसात से ज़ायद लोग इस पर सवार हो चुके और ज़्यादा वजन होने की वजह से, ज़्यादा अफराद के, ज़्यादा लोगों के, ज़्यादा बारातियों के इस कश्ती पर सवार होने की वजह से कश्ती डूबी। ये सबब बना और बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बहुत ही बदकिस्मत वाक़या ऑब्वियसली जो है वो खुशियां मातम में तब्दील हो गई जब ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। इस वक्त भी ताहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 21 अफराद की जो लाशें हैं उनको बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन जो ज़्यादातर डेड बॉडीज़ हैं वो अभी तक नहीं मिल पाई, वो लाशें जो हैं वो डूब गई। बहरहाल अब आगे बढ़ेंगे और एक और वायरल स्टोरी आपके साथ में प्रोग्राम में इस वक्त शेयर करना चाहूँगी। खबर आ रही है जनाब इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 से, जहाँ की जो फुटेज है, मैं चाहूँगी पहले आप ज़रा वीडियो शेयर करें जी। यहाँ पे अब आप इस वीडियो में बड़ा वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि एक खातून जो कि जा रही हैं सड़क पर, ग़ालिबन रात का टाइम है, और एक शख्स आता है पीछे में। ये खातून का अगर आप देखें तो कवर किया हुआ है, फेस भी इन्होंने अपना कवर किया हुआ है, अबाया पहना हुआ है, बुरके में मलबूस है, और पीछे से एक अनजान शख्स आता है और वो आके इस खातून को ग्रैब करने की कोशिश करता है और खातून पर झपटता है, उनको पकड़ने की कोशिश करता है। और खातून फिर इस शख्स को जो है वो हम इस फुटेज में देख सकते हैं कि फौरी तौर पर विदिन सेकंड्स धकेलती हैं और जो शख्स है वो खौफ में मुब्तला होकर, ऑब्वियसली कि खातून अगर शोर मचाएंगी तो उसके बाद कोई पकड़ भी सकता है, लोग भी जमा हो सकते हैं, तो ये शख्स फौरी तौर पर वहां से फरार इख्तियार करता है। बहरहाल इस फुटेज का, इस वाक़े का नोटिस भी लिया गया है और ये I सेक्टर 10 की जो है वाक़या बताया जा रहा है कि वहां पर ये रिपोर्ट हुई और बड़ी ही अजीबो गरीब और बड़ी बुरी हरकत है। मतलब लोग अपनी इखलाकियात भूल चुके हैं। राह चलते किसी भी शख्स के साथ ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो मेरे ख्याल से हम अपने तहजीब व तमद्दुन के दायरे से भी आउट हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। बहरहाल ये तो थी जनाब वायरल स्टोरीज जो कि सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही हैं। अब जरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और जो सियासी गहमा गहमी, सियासी हलचल, जो तहलका मचा है उसके हवाले से अब जिक्र करते हैं। तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब का जो ज़िमनी इलेक्शन था, इंतखाब, वो तो भरपूर तरीके से जीत लिया। जश्न का सिलसिला तो ताहाल भी जारी है। 15-5 का ये मुकाबला रहा, 4 का, और इलेक्शन में जो कामयाबी हुई और इतनी बड़े मार्जिन के साथ ज़बरदस्त कामयाबी हुई, लेकिन उसके बावजूद जो खान साहब हैं वो सेटिस्फाइड दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो है कि तनकीद किए जा रहे हैं और इस बार जो उनकी तनकीद है उस पर इलेक्शन कमीशन पर वो भरपूर तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इस निज़ाम से सेटिस्फाइड नहीं हैं। यहाँ तक इलेक्शन जीतने के फौरी बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खान साहब ने कल ऑब्वियसली खिताब भी किया, गुफ्तगू भी की, और अक्सर जो उनके रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PTI के, उनके तेवर भी कुछ तरह बदले बदले दिखाई दिए और फवाद चौधरी साहब हुकूमत गिराने की बातें करने लगे। जैसे ही जो रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट हुई वो आना शुरू हुई, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की तो अब छुट्टी हो जाएगी और बहरहाल इस तरह की काफ़ी गुफ्तगू हमें सुनने को मिली। अब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब का कहना है कि हमें हरवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर इस्तीफा दें, हमें उन पर किसी किस्म का कोई भी एतमाद नहीं है। बात करेंगे इसी हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब। कमर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। खान साहब, एक जानिब तो इलेक्शन जीत जाते हैं, दूसरी जानिब वो इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ात भी उठा रहे हैं कि हमें एतमाद नहीं है। अगर एतमाद नहीं है तो फिर इलेक्शन कैसे जीत गए, ये भी सवाल है। क्या कहेंगे आप इस पर? दरअसल बात यह कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने सियासी स्टेटमेंट देते रहते हैं, अपने वर्कर्स को, अपने हामियों को मुतहर्रिक करने की ये उनकी स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है। लेकिन उन्होंने एक गलत अपनी हिकमत अमली इख्तियार की हुई है। जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जैसे आईनी इदारे की सरबराह के बारे में तशद्दुद से वो तस्दीक आमेज़ गुफ्तगू कर रहे हैं,
तो वो एक आईनी कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान की ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से जो इंतखाबात हुए ये बड़े मिसाली इंतखाबात हुए और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इंतहाई अपनी गैर कानूनी तरीके से अपनी रिट को बरकरार रखने के लिए उन्होंने बड़े मुस्बत कदम उठाए और जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब और सूबाई हुकूमत के तमाम जितने भी है एडमिनिस्ट्रेशन के वो सब खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इसी तरह हमारे आर्मी चीफ ने भी बड़ा अहम रोल अदा किया लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इस पर इमरान खान ने नाशुक्री का इज़हार किया। इमरान खान को पब्लिक की नफ्सियात का इल्म नहीं है। उनके पास 18 साल 20 साल के बच्चे हैं, वो उनकी जज्बाती बातें में आके झंडे लहराते रहते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर लोग उनकी इस गुफ्तगू से खुश नहीं हैं। वो कहते इतना अच्छा इंतखाब हो गया, आपको 10-15 नशिस्तें मिल गई, वो भी अच्छा आपकी हिकमत अमली के तहत आपकी स्टेटमेंट के जरिए, और मुस्लिम लीग नवाज के जो है वो गलत हिकमत अमली के तहत उनके अंदर नाराज ग्रुप हो रहे थे, उनसे फायदा उठा कर 15 सीटें ले गए। तो उनको खुश होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और तमाम इदारों को मुबारकबाद देनी चाहिए ताकि वो आइंदा भी जब इलेक्शन हो वो तावन करे, लेकिन बहरहाल वो उनकी अपनी एक नफ्सियाती मामला है, वो जो मर्जी करते रहे। अच्छा कबर साहब, ये भी कहा ना उन्होंने, एक तो वो एतमाद की बात करते हैं कि एतमाद नहीं है, फिर कहते हैं कि रियासती मशीनरी इस्तेमाल की गई, हरवाने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया गया, पुलिस ने जबरदस्ती गिरफ्तारियां की। कितनी हकीकत है इस बात में? नहीं, हकीकत तो है ही नहीं ना, ये सारे मफरूजों की बातें करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है अब चूंकि ऐसे इदारे पे हाथ डाला है जिसके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ज्यादा इख्तियारात है, अब वो ये महसूस करेंगे कि जब ये बात अब उनके अंदर से जो हमें खबरें मिल रही हैं, इतलात मिल रही हैं, बल्कि खबरें मिल रही हैं कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो है तौहीन अदालत का केस मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया है और उन्होंने कैमरा से तमाम रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तमाम रिकॉर्ड जो है वो ऐसे तरीके से मैं आपकी वसातत से इमरान खान साहब तक मैसेज पहुंच जाए, शायद हम उनकी खैर ख्वाही में बात कर रहे हैं। हम इमरान खान को तनकीद नहीं कर रहे, हम इमरान खान को टिप्स दे रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं कि जनाब। अच्छा, ये कमर साहब किस किस्म की ऑडियोज वीडियोज हैं जो मंगवाई जा रही हैं पैमरा से, आपने जिक्र किया, और किस तरीके से जो खान साहब हैं वो तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं? वो तायात नाहिल होने के खतरे की जद में आ चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो इसलिए कि जो उन्होंने गालियां निकाली हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को और जो उन्होंने ये कहा कि वो मरीम नवाज के कदमों बैठे होते हैं, तो जो चार्जशीट जारी की जा रही है उसमें पूछा जाएगा कि जनाब आप हमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड पेश करें कि वो मरीम नवाज के कदमों में कब बैठे हुए थे। तो सारी चीजें जब रिकॉर्ड होगा तो गालियां निकाली गई हैं तमाम, तो जो उनके बाद तजलील, तज़ीक, मैं तेरा, इस तरह की बेशक ऐसी बातें भी जो हम आपके चैनल पे क्या अखबार में छप चुकी है, उनके सारी गालियां वालियां जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को दी, और सारा उन्होंने इकट्ठा करके मुआद करने के बाद वो उनको चार्जशीट करेंगे और चार्जशीट करने के बाद आप सबूत पेश करें। जब वो सबूत पेश नहीं करेंगे तो कहेगा आपने झूठा इल्जाम लगाया, शर्मंगेज झूठा इल्जाम लगाया, तोहमत लगाई। इस्लाम में तोहमत लगाना तो बहुत बड़ा गुनाह है। वो सारी चीजें जो है वो इलेक्शन कमीशन चार्जशीट की शक्ल में जब उनको नाहिल करार देगा, तायात नाहिल करार देगा, तो वो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस को या बेंच के सामने वो तमाम रिकॉर्ड पेश कर देंगे और कहेंगे ऑनरेबल जज साहब अगर ये गालियां आपको पड़ती, आपकी खानदान को गालियां पड़ती, आपके बीवी बच्चों को गालियां पड़ती, तो आप क्या एक्शन लेते? ठीक, ये हमें इन्होंने इस तरह से क्या सबूत मांग रहे हैं, इस सबूत दे नहीं सका, हमने इसको न्याय करार दी है आपकी सवाल पर। तो हमें ये नजर ही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ नहीं मिलना। मैं इमरान खान को आपके जरिए मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े पाकिस्तान के उम्मत इस्लामिया के आप लीडर हैं, आपने तमाम उम्मत मुसलमानिया जो है आपको लाइक कर दी है, आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से तमाम उम्मत मुसलमानिया को अपने साथ मिला लिया है। तो आप जनाब कहाँ जा रहे हैं? आप छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें बना रहे हैं, छोटे छोटे। खबर साहब, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि एक बड़ी पार्टी का सरबराह है, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं है, कोई आम शहरी नहीं है, एक बड़ी जमात का एक सरबराह है, एक लीडर है जो बात कर रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अगर वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी बात को आप समझते हैं कि थोड़ी सी भी अहमियत मिलनी चाहिए? अगर वो इल्जाम आयद कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के नून लीग को जितवाने की पूरी कोशिश की गई, 8 केसेस थे जो हमने इलेक्शन कमीशन में लेके गए लेकिन रद्द कर दिए गए, किसी ने नहीं सुनी, तो आप समझते हैं कि उनकी इन बातों को अहमियत थोड़ी सी तो मिलनी चाहिए, कम से कम इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए? ये ठीक है, जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का हक बनता है, उनकी पार्टी हक बनता है कि बाकायदा जो शिकायतें लेकर गए हैं
उस पर अगर रिलीफ नहीं मिला तो उनके फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, तमाम रास्ते खुले, आईनी दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन ये कहना कि जनाब वो जाति उभरा जाते हैं, हमजा शहबाज के पास जाते हैं, उनके कदम में बैठ जाते हैं। अब उनके पास बहुत जाती जिंदगी पर जाती है उस तरह से जो है पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए किसी की भी जिंदगी पर। दैट्स व्हाट आई एम एग्री, वो तो मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं उस बात पर। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये इतने बड़े इस्लाम के लीडर हैं वो, और आइंदा पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनके हाथ में है, तो क्यों इस तरह आप अपनी नाहलियत के जुबरे में आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, माफिया मांगेंगे। माफिया मांगने की इमरान खान को बड़ी अच्छी पुरानी आदत है। जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान चौधरी ने जब उनको शटअप कॉल दी थी, वहां भी माफी मांगी थी। जब सरदार रजा ने जब उनको शटअप कॉल दी थी कि ऑथराइजी इस्लामाबाद हुक्म जारी किया था इमरान खान को हथकड़ी समेत गिरफ्तार करके पेश करो, तो वहाँ उन्होंने माफी मांगी थी। बाबर अफगान साहब बड़े अच्छे उनके एडवाइजर हैं, अभी एडवाइजर हैं, तो वो जनाब उनको जाके माफी मांगी। 3 दफा इलेक्शन कमीशन माफी मांग चुके हैं, 3 दफा सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं, इसी तरह 2 दफा बाकी हाई कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। क्यों माफी मांग रहे हैं भैया? आप हुकूमत इस्लामिया के बहुत बड़े अजीम लीडर हैं, तो आप ऐसी तरीके की बातें ना करें जिससे आप तौहीन अदालत के केस में आए। हम तो चाहते हैं कि आपकी पार्टी ने बड़ा कामयाबी से अपना सफर तय किया है, पंजाब की हुकूमत उनको मिल रही है, तो बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने उन पर एहसान किया है। वो शुक्र अदा करें, इदारों को भी अल्लाह ताला का तो शुक्र अदा करते रहते हैं, लेकिन इदारों का भी शुक्रिया अदा करें कि जब उन्होंने कोई रास्ते में आपको रुकावट नहीं डाली। अच्छा, मैं कबर साहब आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, एक और अहम मामला फॉरेन फंडिंग केस का, उसमें पहले से ही बहुत ताखीर है, देर है, फैसला ताहम अब तो महफूज है, लेकिन क्या आखिर ऐसी बात है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस केस से बार बार जान छुड़ाने की कोशिश करती रही है, इल्तवास समाते हैं। अगर फॉरेन फंडिंग साबित हो जाती है तो फिर क्या तवक्को आप करते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या मुमकिनात हो सकती हैं? ये बात सुनने में आ रही है कि काफ़ी हद तक हमने भी सुनी है, खबरों की भी है, इतलात भी है कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो ममनुआ फंडिंग केस में, फॉरेन फंडिंग केस में बाकायदा जद में आ चुके हैं। अब उसके मामला उन्हें इस बात में घबराहट भी है, परेशानी भी है, और वो डिप्रेशन का भी मामला पेश आ रहा है उनको। ये बहुत बड़ा अहम केस है, इसमें उनकी पार्टी भी हरफ आ सकता है, उन पर उनकी शख्सियत पर हरफ आ सकता है, बतौर चेयरमैन उनके ऊपर जो है वो जद में आ सकते हैं कि तमाम रिकॉर्ड है मौजूद है। लेकिन घबराने की क्या बात है? अगर इलेक्शन के में पाकिस्तान अपना फैसला करता है तो एक इदारा है, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कबर साहब, ये फैसला महफूज हो चुका है, इसमें मजीद डिले क्यों है, क्या वजह है? डिले इस बात की हो रही है कि 5.5 साल तक तो उन्होंने तहरीक इंसाफ में स्टे लिया है। 8 साल हो गए ना, इसमें 5.5 साल स्टे लिया हुआ है। अब इसके बाद स्कूटरी कमेटी बनी, स्कूटरी कमेटी में स्टे लिया, फिर 1 साल लग गया, फिर 6 माह लगे। अभी 2 महीने पहले जब इलेक्शन में फैसला करा था फिर स्टे ले लिया कि जनाब आप 30 दिन में फैसला करने के मिजाज नहीं है। तो ये सारी चीजें स्टे की वजह से देरी हो गई, और अब फैसला चूंकि बहुत अहमियत का हामिल है, बताओ मैं, ये फैसला हमें सुनने में आ रहा है, हमारी मतलब अप्रोच नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि चूंकि ये 7-8 साल का केस है, सारा केस बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हमारे फैसला करने सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो सारी चीजें तैयार करने के बाद ये चंद दिनों में ये 24-25 जुलाई को ये फैसला आने का इम्कान है। ठीक है कबर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। अभी जनाब वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। और अब कुछ बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से। परेशान मत होइए, घबराइए मत, ऐसे मुश्किल कड़ी में, मुश्किल दौर में क्रिकेट ही है जो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ सकती है। लेकिन तभी जब हमारी पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, और क्यों नहीं करेगी जनाब, इतनी दुआएं जो हैं वो हमारी टीम के साथ हैं। तो जनाब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे हैं सीरीज के पहले मैच का जो तीसरा दिन है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। दिन भर में नशेबो फराज चलता रहा। श्रीलंका की पोजीशन इस वक्त मजबूत दिखाई दे रही है, मुस्तहकम है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ये जो मैचेस हैं ये गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। और जनाब दूसरी जानिब जो श्रीलंका की सिचुएशन है वो बड़ी, आपको पता है कि इस वक्त डिफरेंट सी है। पाकिस्तान ने श्रीलंका के जो दौरे का इंतखाब ऐसे वक्त में किया जब श्रीलंका में इस वक्त अवामी एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है, और ऐसे में पाकिस्तान ने अपना स्केड्यूल जो है वो डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि दौरा करने का फैसला किया और दोस्त मुल्क होने का भी सबूत पेश
पेश किया। तो बात करेंगे जनाब इसी के ऊपर। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं इन कॉन्वर्सेशन। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो सबसे पहले तो हमारे बोर्ड के लिए, हमारी टीम के लिए मच मच अप्रिसिएशन, जिन्होंने फैसला किया कि वो ऐसे मुश्किल वक्त में दौरा श्रीलंका करेंगे जब वहां पर अवामी एहतजाज और मुजाहिरे जारी हैं। सो बड़ा बहादुरी का सबूत दिया है पाकिस्तान ने। व्हाट डू यू से? जी हाँ नबिया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान टीम ने दौरे को कंटिन्यू रखा है, लेकिन श्रीलंका के साथ 2009 में जिस तरह लाहौर में हुआ, उनकी टीम पर फायरिंग हुई, कुछ पुलिस वाले हलाक हुए, एक प्लेयर उनके जख्मी हुए, अंपायर एहसन रजा के पेट में गोलियां लगी। उसके बाद आप देखें श्रीलंका ने 11 साल बाद जब पाकिस्तान में क्रिकेट 10 साल बाद बहाल हुई, तो श्रीलंका ने पाकिस्तान का जवाबी दौरा किया, उन्होंने भी दोस्त होने का सबूत दिया। अच्छा, मुझे बहुत दफा श्रीलंका जाने का इत्तेफाक हुआ जी। श्रीलंका बहुत पुरअमन कौम है। जाहिर है अभी उनके यहाँ जो सियासी मामलात है वो इस कदर ज्यादा है कि वो अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि उनका एहतजाज एक स्पेसिफिक अपना जो एजेंडा है उसी के खिलाफ है। उसके अलावा आप देखें हमारे मुल्क में जिस तरह होता है कि एक एहतजाज में बेगुनाह लोग भी लपेट में आते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने 52 रोजा टूर कंप्लीट किया, पाकिस्तान की टीम पहला टेस्ट मैच खेलती है, बल्कि दूसरा टेस्ट मैच जो कोलंबो में होना था वो भी यहाँ हो रहा है। लेकिन क्रिकेट से एक और फायदा होता है जो यकीनी तौर पर श्रीलंका को भी हो रहा होगा। श्रीलंका की जो सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है वो उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री है। क्रिकेट ऐसा खेल है जिससे फॉरेन एक्सचेंज आता है, तो यकीनी तौर पर उनकी डूबती हुई मईशत जो है उसको कुछ ना कुछ क्रिकेट से सहारा मिल रहा होगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पहले वहां के अस्पतालों के लिए $20 लाख दिए। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जब खत्म हुई तो वहां जो गुर्बत और अफलास में गिरे हुए लोग हैं उनके लिए मजीद $25 लाख श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने डोनेट किए। तो क्रिकेट से उनको थोड़ा बहुत फायदा भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भी क्रेडिट तो जाता है कि इन हालात में बगैर खौफ के टूर करें। लेकिन आपने कहा कि घबराना नहीं है, फिलहाल तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन दुआओं के साथ दवाओं की भी जरूरत है। डेफिनेटली यस। अच्छा, ये अच्छी आपने बात की कि बुरे दौर में पाकिस्तान और श्रीलंका के जो बोर्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े रहे। सो मच अप्रिसिएशन। अच्छा सर, अब हम जरा बात कर लेते हैं कि खेल की बात कर लेते हैं। जो इस वक्त सिचुएशन चल रही, पाकिस्तान अपनी सिचुएशन ऑब्वियसली मुस्तहकम कर सकता था, स्ट्रॉन्ग कर सकता था, लेकिन क्या हुआ, क्यों नहीं कर पाया? मैं अब जाहिर है टेस्ट मैच फाइनल स्टेज पर है, तकरीबन 342 का हदफ पाकिस्तान को मिला है, जो आज तक इस ग्राउंड पर श्रीलंका ने भी कभी इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं किया, क्योंकि यहाँ की पिचेस जो है जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, आज जिस तरह चौथे दिन का खेल हो रहा है, तो विकेट में वेयर एंड टेयर आ जाता है। इतनी ज्यादा गेंद स्पिन होती है कि नामुमकिन है कि चौथी इनिंग्स में इतना बड़ा टारगेट चेज हो। लेकिन क्रिकेट कहते हैं कि अजीब और गरीब इत्तेफाकात का खेल है, हर रिकॉर्ड वहां बनने के लिए टूटता है। लेकिन एज ए जितने हम क्रिकेट को समझने वाले स्टूडेंट की हैसियत से पाकिस्तान की सिलेक्शन पे मुझे एटलीस्ट दो तो बड़े सीरियस किस्म के एतराजात हैं। एक तो देखिए हमारे यहाँ ये चूंकि स्पिन पिच है, हमारे पास जो स्पिनर को सबसे अच्छे खेलने वाले बैट्समैन है वो है फवाद आलम। हमने पता नहीं क्यों फवाद आलम को इस टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया, सलमान अली आगा को डेब्यू करवा दिया। अल्लाह करे कि दूसरी इनिंग्स में स्कोर करे, पहली इनिंग्स में बैटिंग में नहीं चले, बॉलिंग में जिसके लिए उनको इजाफी एडवांटेज कहा गया था उसमें भी वो नाकाम रहे। फिर मेरे ख्याल में इस पिच में अगर कोई अच्छा पिच रीड करने वाला होता, 3 फास्ट बॉलर्स की ये पिच नहीं थी। अच्छा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक और स्पिनर खिलाना चाहिए था। अगर नोमान अली जो पाकिस्तान की तकरीबन को साल सवा साल से फुतुहात में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मेरे ख्याल में नोमान अली को यहाँ पर खिलाने की जरूरत थी। लेकिन जाहिर है जो टीम को लेके चल रहे हैं सकलैन मुश्ताक, बाबर आजम दुनिया के बड़े क्रिकेटर हैं, वो हमसे बेहतर समझते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो आपने वजह पूछी तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन बेहतर नहीं है।
अच्छा, तो भट्टी साहब क्या वजह है कि बॉलर्स और आप जिस तरह के परफॉर्मेंस की अगर चलें बात करते हैं तो बाबर आजम के अलावा किसी और ने कुछ भी नहीं किया? अभी आप क्या समझते हैं, 2 दिन बाकी हैं, 342 का टारगेट है, 2 दिन बाकी हैं, पाकिस्तान चेस कर पाएगा, गोल अचीव कर पाएगा, टारगेट तक पहुंच जाएगा? देखिए, एज ए पाकिस्तानी तो मेरी भी दुआ है कि पाकिस्तान ये टारगेट चेस कर जाए, लेकिन जो हिस्ट्री बताती है इस ग्राउंड की और जो इस वक्त पिच की हालत है, थोड़ी देर पहले मेरा ख्याल को 10 मिनट पहले तकरीबन 2 पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बड़ी पुरअतमाद अपीलें की, रिव्यू में गए, लेकिन एक बार अंपायर ने आउट नहीं दिया, एक बार रिव्यू जो था वो जाया गया। तो मेरा ख्याल में अभी ये पिच इतनी आसान नहीं है कि पाकिस्तान इतना बड़ा टारगेट अचीव कर सके, लेकिन दुआ यही है कि आज डेफिनेटली भट्टी साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आसान नहीं है, डिफिकल्ट है, बट बीइंग अ पाकिस्तानी आपकी, हमारी और पूरे पाकिस्तान की जो दुआएं हैं वो ऑब्वियसली हमारी टीम पाकिस्तान के साथ है, वो इंशाल्लाह सुरखरू भी होंगे, आसानी भी होगी। लेकिन ये अब हदफ हासिल करने के लिए जो कि बज़ाहिर टफ लग रहा है और चैलेंजिंग लग रहा है, इस टारगेट तक पहुंचने के लिए अब ऑब्वियसली प्लान करना पड़ेगा ना, स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, या स्ट्रैटेजी जो पहले से बनी हुई है उसको चेंज करना पड़ेगा। सो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो क्रिकेट में पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अपने जज्बात पे काबू रखें, खराब गेंद का इंतजार करें, गर्म मौसम में ज्यादा से ज्यादा पिच पर ठहरने की कोशिश करें। बाबर आजम क्या जबरदस्त अल्लाह ताला ने हमें टैलेंट दिया है, हर फॉर्मेट में हर मैच में रन्स कर रहे हैं। तो यही दुआ है कि जिस तरह पहली इनिंग्स में सिंगल हैंडेडली बाबर लेके चले, इस बार भी बाबर स्कोर करे, लेकिन बाबर को एक आध बैट्समैन अगर और सपोर्ट कर जाए, अगर बाबर 100 नहीं करते 70 कर दे, 50-50 2 और लोग कर ले, तो पाकिस्तान का ये टारगेट अचीव हो सकता है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। थैंक यू सो मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन रहे और पूरे जो क्या हो सकता है, जो पॉसिबिलिटीज हैं, उस हवाले से हमारे साथ अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और अब जरा हम उस केस की बात करते हैं जिस केस की चर्चा पूरे पाकिस्तान में है। कराची पुलिस ने दुआ ज़हरा केस के हवाले से अब जो पेशरफ्त रिपोर्ट है वो 2 रोज कबल अदालत में जमा करवा दी। अब एक्चुअली हो क्या रहा है वो मैं आपके साथ कुछ आदादो शुमार शेयर करती हूँ। केस में मुल्जिम असगर अली समेत 33 मुल्जिमान को नामजद किया गया है और मुल्जिम जहीर की वालिदा नूर बीबी समेत 8 खवातीन पर मुकदमे में नामजद हैं। मेडिकल रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक दुआ ज़हरा ओबियसली कम उम्र है और इसके अलावा मुल्जिम जहीर का जो कॉल डाटा है वो उसका रिकॉर्ड जो है वो भी हासिल कर लिया गया है। अब इत्तलात है कि दुआ ज़हरा के मुबैना शौहर जहीर को किसी भी वक्त अरेस्ट किया जा सकता है, गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। और मजीद अब इस केस में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, उसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट माहिर कानून फ़ाहद अहमद सिद्दीक साहब मौजूद है। फ़ाहद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले जो अहम काफ़ी पेशरफ्त हुई है, ये 33 लोग कौन है और जहीर की गिरफ्तारी किसी वक्त भी हो सकती है? मैडम, ये 33 लोग वो लोग हैं जो फैसिलिटेटर हैं इस मैरिज के होने में, जो उस बच्चे लड़की को, नाबालिगा को घर से निकाला, वर्गलाया गया, फैसिलिटेट किया गया, लाहौर कराची से लाहौर लाया गया और लाहौर में यहाँ पे जो निकाह अरेंज हुआ उसमें जिन जिन लोगों ने फैसिलिटेट किया है, एज़ पर इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती चली गई है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसने हमने नॉमिनेट किया, दे आर बीन नॉमिनेटेड। जहाँ तक गिरफ्तार होने की बात है तो एज़ पर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जहीर साहब ने परसों पहले भावलपुर हाई कोर्ट में भावलपुर बेंच में बेल फाइल की थी, लेकिन वो बेल ना हुई और विड्रॉ करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने कल लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच से ट्रांजिटरी बेल ली है, फ्रॉडुलेंट और फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स देके, और वो ट्रांजिटरी बेल 22 तक है। अभी उसके इमीडिएट अरेस्ट के तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि एप्रीहेंशन हैं, लेकिन ये है कि वो ही इज़ ऑन द रन। बाकायदा नोटिफिकेशन इस हवाले से नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से अभी केस प्रॉपर पहले एक वाक का केस था और अब वो टोटली डाइवर्ट हो चुका है, चाइल्ड मैरिज केस, ये आप नहीं समझते कि बहुत ताखीर होती रही, बहुत डिले होता गया? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। बच्ची की उम्र भी इतनी देर तक कड़ियाँ क्यों मिली? मैडम, गुजारिश ये कि इसमें रवायती बेहिसी, पुलिस की जो रवायती बेहिसी है, मैं समझता हूँ कि इसका सबसे बड़ा रोल पुलिस ने प्ले किया है।
2 दफ़ा ज़हीर भी पेश हुआ कराची हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई ख़वातीन भी, खातून भी और नाबालगा भी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया डिस्पाइट द फैक्ट कि फादर ऑफ द माइनर हैज़ रिपीटेडली बीन क्लेमिंग कि बच्ची नाबालग है। देखिए इस केस में ज़हीर की गिरफ्तारी टू सम एक्सटेंड मैटर करती है, लेकिन इस केस में जो नाबालिग बच्ची है जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल और 3 माह है, उसकी रिकवरी सबसे अहम है मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक। उसकी लाइफ एट स्टेक है, उसकी इज्जत एट स्टेक है, एंड शी हैज़ बीन डिटेन्ड इन एन इल्लीगल एंड इम्प्रॉपर डिटेंशन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली आफ्टर द प्रोग्रेस रिपोर्ट जो सबमिट हुई है और स्पेशली आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ द मेडिकल बोर्ड दैट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सिंध गवर्नमेंट। इससे तो इस बच्चे को इमीडिएटली रिकवर करना चाहिए। वो तो प्रोसेस है, ट्रायल है, चलता रहेगा, ज़हीर गिरफ्तार होगा, फेस करेगा ट्रायल को, एक मामला है, लेकिन जो विक्टिम ऑफ द ऑफेंस है, जो विक्टिम ऑफ द क्राइम इटसेल्फ है, वो दुआज़ार है और उसकी रिकवरी के हवाले से कोई एफर्ट्स उस तरह नहीं हुए, जिसकी वजह से मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि डिले हुआ। बच्चे खुद सामने आकर दुआ जब बात करती है कि मैं अपने वालिदैन से नहीं मिलना चाहती, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, अगर ऐसा किया गया ज़बरदस्ती तो मैं एक्सट्रीम कदम उठाऊंगी, मैं ज़हीर के बगैर नहीं रह सकती और मुझे ये सारी बातें, तो इस स्टेटमेंट की, इस ख्वाहिश की या इस डिसीजन की कितनी वक़्त है? देखिए मैं तो समझता हूँ जी कि इस डिसीजन की, ये स्टेटमेंट की ऐसा कोई वक़्त ना इस्लामिक लॉ पे कोई है, ना शरई तौर पर है, ना लॉ ऑफ द लैंड यानी पाकिस्तानी कानून के तहत। वो एक नाबालिग बच्ची है, एडमिटेडली शी इज़ अबाउट द एज ऑफ 14 साल और 3 माह एज पर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। देखिए हमारे माशरे में ज़रा अजीब सा एक सिस्टम चल रहा है। एक तरफ हम एक नाबालिग बच्ची या बच्चे को शनाख्ती कार्ड बनाने की इजाज़त नहीं देते जब तक वो 18 साल का ना हो जाए। एक नाबालिग बच्ची ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हासिल कर सकती जब तक वो 18 साल की ना हो जाए। एक नाबालिग बच्ची वोट नहीं दे सकती जब तक वो 18 साल की ना हो जाए। लेकिन वो ही नाबालिग बच्ची कोर्ट में अगर आगे खड़ी होकर कहती है जी मैंने अपनी मर्जी से निकाह कर लिया है, तो हम सारे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं कि ये बिल्कुल सही कह रही है, हम इसके स्टेटमेंट के ऊपर चलेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इस्लामिक लॉ के तहत भी सिर्फ बलूगत शर्त नहीं है, अकल होना, शऊर होना वो भी एक शर्त है, क्योंकि हम अक्सर कंसिडर करते हैं जी आकिल और बालिग होना शर्त है। तो हमने सिर्फ बलूगत को पकड़ के सिर्फ लड़की के बच्चे, वो तो नाबालिग है और कुछ कमजोर लम्हात में उससे मैनिपुलेट कर लिया गया और उससे इन्फ्लुएंस किया हुआ, तो उसके स्टेटमेंट के ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें चलना चाहिए। अच्छा फात साहब, अगर अब ज़हीर की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है फॉर इंस्टेंस, तो उन पर कौन सी दिफात लग सकती है, कितनी देर की सजा हो सकती है, या क्या पूरा जो लीगल प्रोसीजर है वो क्या होगा? अभी तो एट प्रेजेंट 363 और चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट सिंध के तहत उन पर दफात लगी हैं, 363 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत। लेकिन हम जैसे एजिटेट कर रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो बच्ची 14 साल से कम है, नाबालिग है और उसको अगवा या वरगला के लिए जाया जाता है, तो 364A PPC का इसमें जो ओरिजिनल FIR हुई थी जिस सेक्शन के तहत वो होनी चाहिए। अगवा बराए इसे बराए आप कह लें शादी, एंटाइसिंग वे फॉर विद द इंटेंट ऑफ लस्ट, और इसमें ग्लोरिफिकेशन ऑफ द क्राइम को भी इंक्लूड होना चाहिए। 363 है, 364A होनी चाहिए, 366 होनी चाहिए। इनके तहत क्या कुछ हो सकता है? इनके तहत तो जी मुझे तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है करार वाकई सजा उसे देनी चाहिए, ताकि ये हमारे यहाँ जो एक सिस्टम चल पड़ा है रनअवे मैरिजेस का और एक फ्लड गेट ओपन हुआ है, जो जिसका आजकल चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, ईजीएस्ट एक्सेस अवेलेबल है, आप हर बच्चे को नहीं रोक सकते। आपको वो दरवाज़ा बंद करना होगा जिससे डेटरेंस क्रिएट हो सके। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो अवेलेबल अंडर द लॉ है उसे मिलनी चाहिए आफ्टर कंडक्शन ऑफ द ट्रायल। अफाज साहब, मेरा सवाल ये है कि जो दुआ के जो वालिद साहब हैं, काज़मी साहब, वो उन्होंने जब लड़की घर से गायब होती है या जाती है, जो भी सिलसिला हुआ, तो शुरू में इस केस को अगवा का केस क्यों बनाया गया? इसको गैंग के हवाले से ही बात करते थे। अभी तक इस हवाले से कोई एविडेंस हमारे पास सामने मीडिया पर नहीं आया है। सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। चाइल्ड मैरिज की तरफ इस केस को क्यों नहीं शुरू में ले जाया गया? क्यों इतनी बड़ी गलती की गई? हम तो मैडम शुरू दिन से, राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट, ये कह रहे हैं कि ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। इट वॉज ऑन दी पार्ट ऑफ द पुलिस, स्पेशली जो हमारे DSP साहब हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका, जो कराची पुलिस के, दे वर नॉट कोऑपरेटिंग राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट। देखें बेसिक लॉ तो वहीं पे आपका मौजूद है, जो 16 साल पंजाब में प्रिस्क्राइब करता है, 18 साल की एज सिंध में प्रिस्क्राइब करता है। अभी मेरे ख्याल में मोस्ट रिसेंटली फेडरल शरीयत कोर्ट ने बहुत सारी पिटिशंस डिसमिस भी की हैं, जिन्होंने एजिटेट किया था कि जी ये जो शर्त 16 साल की है नाबालिग लड़की की पंजाब में और 18 साल की नाबालिग लड़की की सिंध में, इसे खिलाफ इस्लाम डिक्लेयर किया जाए, और उन्होंने इससे खारिज किया कि नहीं, ये स्टेट का राइट है। वो ख्यारुल बुलूग और सदुल ज़राए के डॉक्ट्रिन जो इस्लामिक शरीयत के तहत हैं, उनके तहत उनकी एज फिक्स कर सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है। तो बेसिकली तो ये केस वहीं से मैरिज
मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की वायलेशन के ऊपर चल रहा है। बेसिकली इसमें हुआ ये कि बच्ची वर्गलाई निकल गई घर से अचानक और हमें तो नहीं पता कि क्या सिचुएशन है। फादर ने इमीडिएटली पुलिस को अप्रोच किया और एक FIR 364A के तहत रजिस्टर हुई और उसमें ट्रैफिकिंग का भी जिक्र है। फिर ये तो इन्वेस्टिगेशन हुई, एक वो स्लो प्रोसेस चला। खुदा भला करे बाबर सलीम साहब का, जिन्होंने CDR इन्वेस्टिगेशन की और वो CDR डाटा निकाला। वहाँ से पता चला कि जिसमें कौन कौन लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और जो ज़हीर साहब जैसे स्टेटमेंट देते रहे कि जी मैं लाहौर था, और ज़ुआ ज़ारा का भी अगर आप शुरू के स्टेटमेंट्स देखें तो वो यही कह रही है कि मैं घर से निकली हूँ, टैक्सी में बैठी हूँ, टैक्सी से बैठ के लाहौर आ गई हूँ। तो बादिल नज़र में मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक और बहुत सारे जो सीनियर एलिमेंट है वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं है कि 14 साल की बच्ची रात के वक्त निकले घर से या दोपहर या दिन के वक्त भी निकले और टैक्सी में बैठे और टैक्सी वालों से लेके डायरेक्टली लाहौर आ जाए और बगैर उसके किराए के या बगैर किसी। वैसे दिस स्टोरी डजंट कनेक्ट टू मी, मतलब कि ये थोड़ी सी समझ से बाहर लगती है। दिस इज अपरेंट, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। दीज अगर आप कनेक्ट करें, डॉट्स जोड़ें तो हमें ये समझ में आता है बादल नजर में इट इज अ प्लानिंग। और ये एक 18 साल के बच्चे की दिमागी इस्तात से बाहर है अनलेस अनटिल देयर इज सम सपोर्ट फ्रॉम एक्सटीरियर चैनल्स, और वो स्वाए 5-6 बड़े वेल कनेक्टेड लोगों के। और देखिए जो मुआशरा हमारा है इसमें रिपीटेडली कोर्ट्स को अप्रोच करना इट्स नॉट इजी। जैसे इनकी हिस्ट्री अभी रही है इस कपल की कि ये जो लड़का है ज़हीर और जो लड़की है दुआ ज़हरा, ये निकाह के बाद फरार हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं, मंजर-ए-आम से गायब हो जाते हैं। अभी पुलिस का पहरा, किसी किस्म का सिक्योरिटी, चूँकि अभी गिरफ्तारी के हवाले से भी बातें की जा रही हैं ज़हीर की, तो कुछ इस तरह से पुलिस एक्टिव दिखाई दे रही है इस पूरे केस के ऊपर, यानी कि ऐसा ना हो कि पता चले कि फिर से दोनों फरार हो चुके हैं। नहीं, इंशाल्लाह इस दफ़ा बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस दफ़ा फरार नहीं हो सकेंगे। कुछ अर्सा ज़रूर रुपोश रह सकते हैं क्योंकि हमने पुलिस के साथ साथ चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों को भी अप्रोच किया है और एज़ पर देयर लॉ ये उनकी डोमेन भी है, उनका मैंडेट भी है कि अपार्ट फ्रॉम पुलिस इन्वेस्टिगेशंस दे शुड टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एंड शुड कम टू द रेस्क्यू ऑफ द चाइल्ड। तो आई एम प्रीटी श्योर के आज या कल इंशाल्लाह 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम तक ये केस में एक और जो अहम पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि जो ज़हीर का जो पास्ट कॉल डेटा है वो भी रिकवर किया जा चुका है। तो उसके बदौलत कुछ हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं, कोई ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि जो गैंग के हवाले से मुसलसल जो बात होती है कि दे आर कनेक्टेड विद द गैंग, तो इस तरह के कोई शवाहिद हैं? शवाहिद अभी मेरे इल्म में नहीं है जी, लेकिन जो बादिल नज़र में जो डॉट्स जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें हो रही हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं और वो ये साबित करते हैं कि ही इज़ नॉट इट्स नॉट ए वन मैन्स एक्ट। ये एक इंडिविजुअल एक्ट नहीं है, इट्स ए कलेक्टिव एक्ट और बहुत वेल मैनेज सपोर्ट अवेलेबल है। क्योंकि जो बच्ची कराची से अगवा होती है, लाहौर हाई कोर्ट में रेट पिटीशन फाइल हो गई, कराची हाई कोर्ट में रेट पिटीशन फाइल हो गई, यहाँ तक कि IG कराची को चेंज होना पड़ा इस केस में। वो बच्ची रिकवर नहीं कर सके और वन फाइन डे आफ्टर लेबोरियस एफर्ट 15-16 दिन के बाद लड़की चिश्तियाँ से जाके बरामद होती है और किसी वकील साहब के घर से बरामद होती है। तो इट मीन्स इट शोज अपेरेंटली, हम कंक्लूसिवली तो नहीं कह सकते लेकिन डॉट्स आर कनेक्टिंग, अगर कनेक्ट किया जाए तो यकीनन एक गैंग इन्वॉल्व है जो कि अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई है। और ये जो 33 अफराद मुल्जिमान को जो नामजद किया गया, इसमें इनकी पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व है? जी, इनकी पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व है। ज़हीर है, इसकी वालदे हैं, इनके भाई हैं, उनके भाई की बीवी हैं और कुछ 2-3 ख़वातीन और हैं जिनके मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता। दे आर ऑल इन। पाकिस्तान के बड़े नामवर सहाफ़ी जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़े दावे के साथ सोशल मीडिया पर बड़े खुलेआम ये बात कर रहे हैं कि ये गैंग के साथ चीज़ें कनेक्ट हो रही, दो के जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो अभी तक सामने नहीं आया, बट हो सकता है कि इन फ्यूचर आ जाए। तो सामने डिस्क्लोज इस वजह से नहीं करते कि दैट विल हैम्पर द ट्रायल, बेसिकली जो ट्रायल इफेक्ट हो सकता है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि चीजें कनेक्ट अभी की जा रही हैं और वो सब कुछ। अच्छा, क्या पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज हो सकती थी माजी में शादी होगी केस? सोचा नहीं होगा ना कि इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर जाएगा। सो क्या होना था या क्या हो सकता था लड़की के साथ? अनफॉर्चुनेटली जी, इस तरह की प्रैक्टिसेस में जो हमने देखा है, जो एक्सपीरियंस है, उसमें ये शादियां 2 या मैक्सिमम 3 माह चलती हैं और इवेंचुअली ये लड़कियां या तो ट्रैफिक कर दी जाती हैं पाकिस्तान से बाहर या फिर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे काफ़ी कस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजारी। ये शादियों में इन लव मैरिजेस की जो ड्यूरेशन ऑफ एज ऑफ कंटिन्यूसी है ये हार्डली 2 या 3 माह होती है और उसके बाद ब्रॉथल हाउसेज या अनफॉर्चुनेटली बैगिंग और एक वो जो डर्टी एक एलिमेंट आप कह सकते हैं और वो अनफॉर्चुनेटली बच्चियों की किस्मत में रह जाते हैं क्योंकि वो घर से भागी होती हैं, वापस जा नहीं सकती। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो कि मेरे लिए काबिल गौर है, हम में से शायद किसी ने इसके ऊपर अभी तक बात नहीं की होगी क्योंकि लड़की की उम्र बहुत कम बताई जा रही है, 14 साल, जैसे कि आपने बताया 14 साल 3 माह।
जब हमारे यहाँ इस तरह के केसेस होते हैं जो चाइल्ड मैरिजेस के होते हैं या अगवा के होते हैं, हमारे यहाँ इस तरह का कोई निज़ाम मौजूद क्यों नहीं है जो इस तरह की कम उम्र बच्चियां या इससे जो रिलेटेड केसेस हैं उनकी मेंटल हेल्थ या स्टेबिलिटी के हवाले से साथ साथ काम करे। आई एम श्योर कि वो लड़की भी एक, जिस तरह से उसके इंटरव्यू सामने आते हैं, एक ट्रॉमा से इंसान गुजरा होता है, मीडिया प्रेशर होता है, तो इस तरह की चीजें इनको भी आई गेस के हमारे सिस्टम को केटर करना चाहिए कि कल को अगर कोई एक्सट्रीम कदम फॉर एग्जांपल उठ जाता है मीडिया के प्रेशर से या इस सारी सिचुएशन से, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? एग्जैक्टली बल्कि मैं इससे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, मैं इसमें अपनी आला जुडिशरी जो है उन्हें भी एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करूंगा कि एक तो साइकोलॉजिकल असिस्टेंस मिलनी चाहिए, सेकेंडली उन्हें हमें एक लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन डेवलप करनी चाहिए उन बच्चियों में जो बालिग हैं और जो अपेरेंटली 16 साल प्लस हैं। अगर वो भाग के या वो घर से छोड़ के नाराज होकर आती हैं और वो शादी करती हैं तो समथिंग डिफरेंट। एक बच्ची जो अपेरेंटली नाबालिग है, जो उसके चेहरे के फीचर्स बता रहे हैं कि वो नाबालिग है, जो मेडिकल टेस्ट में हमें इंडल्ज करना ही नहीं चाहिए। देखिए मैं फिर अपना स्टांस रिट्रेट करूंगा, जब आपने एक नादरा के नाम से एक पूरा अथॉरिटी बनाई हुई है, आपने उसमें बे फॉर्म्स, बच्चा पैदा होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करती है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो बे फॉर्म्स उसके इशू होते हैं, उसके बाद FRC है, उसके बाद आपका स्मार्ट कार्ड है। फिर इन चीज़ों को बंद कर दीजिए। अगर आपने बच्ची के स्टेटमेंट पे ही चलना है, एक नाबालिग के स्टेटमेंट के ऊपर ही बात करनी है, या आपने ओसिफिकेशन टेस्ट में ही जाना है, तो फिर इस अथॉरिटी को बंद कर दिया जाए और डिक्लेयर कर दिया जाए कि जनाब लड़की की ना तो बे फॉर्म की ज़रूरत है ना बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। आप देखिए कि 3 माह हो गए हैं उनके वालिद हर चैनल पे हर जगह बैठ के कह रहे हैं जनाब मेरी शादी 2005 में हुई है, मेरी बेटी 2008 में हुई है। टाइम का मैं आखिरी मेरा सवाल आपसे है कि अगर ये लड़का गिरफ्तार हो जाता है तो उसके बाद जो लड़की है उसका फ्यूचर दारुल उलूमा या फैमिली के हवाले किया जाएगा? मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये जी कि उस बच्ची को नेग्लेक्टेड एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन ब्यूरो वेलफेयर पंजाब गवर्नमेंट को टेक ओवर करना चाहिए और उसे फिर ट्रांसमिट करना चाहिए चाइल्ड वेलफेयर कोर्ट को, और वो डिटरमिन करे कि इस बच्ची को दारुल उलूमा में रहना चाहिए या वालिदैन के पास। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उस बच्ची को वालिदैन को वापस कस्टडी ट्रांसफर की जानी चाहिए। थैंक यू सो मच फात साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। उसके साथ ही यहाँ पर वक्त हुआ हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहती हूँ। और जनाब दौरे हाजिर में महंगाई की जो लहर है, जो सिचुएशन है, उसे हर आमो खास जो शख्स है वो इस वक्त परेशान दिखाई दे रहा है और हर शख्स उससे मुतासिर हुआ है। ऐसे वक्त में बचत करना तो दूर की बात, अगर हम घर के अखराजात ही पूरे कर पाएँ तो मैं समझती हूँ कि एक बड़ी बात है। महंगाई, बिजली के बिल, गैस के बिल, घर का किराया, दूसरे अखराजात, और अगर ऐसे में कोई अगर खुशी गमी का मौका आ जाए तो फिर तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह हो गया। तो आज हम न्यू पाकिस्तान में तमाम खवातीन जो भी हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, आज हम आपको सुपर टिप्स देने वाले हैं। और इसके लिए हमारे साथ जो मौजूद है प्रोग्राम में डॉक्टर मोइज, माइंड साइंसेज एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान। आज मैं कम से कम आपसे टॉप 5 जो टिप्स हैं वो जरूर लूंगी कि बचत कैसे की जाए, क्या ये पॉसिबल भी है आज के दौर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज तो समझ लें कि जिस रेट से, जिस शरह से महंगाई पाकिस्तान में बढ़ रही है, बचत मुमकिन नहीं है। ये तो अपने जहन से निकाल लें। क्या आप 2 वक्त की जगह 1 वक्त का खाना खाएंगे? क्या आप अपने बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप उनकी फीस दे सके? बचत उस वक्त मुमकिन है जब कोई प्रोपोर्शनली महंगाई बढ़ती है, 2%, 3% दुनिया में बढ़ती है, उसी तरह तनख्वाहें बढ़ती है, उसी तरह बिजनेस के अंदर आप अपने रेट्स को एडजस्ट करते हैं। मगर पाकिस्तान में महंगाई इस तरह बढ़ती है जैसे सुनामी आता है, यानी अंधाधुंध बगैर सोचे समझे कि आम आदमी की जिंदगी कितनी बुरी तरह मुतासिर हो। ठीक है, तो आप बचत को तो भूल जाएं। बचत आप एक हद तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्या आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कंप्रोमाइज करेंगे? क्या गंदा तेल खरीदेंगे? क्या 2 नंबर का दूध खरीदेंगे पैसे बचाने के लिए? नहीं खरीदेंगे। जाहिर आपके घर में बच्चे, आप है, आपके बीमार हो गए तो फिर डॉक्टर का बिल। तो अब तरीका ये है, दुनिया में ये होता है कि जब महंगाई बढ़ जाए तो आप अपनी इनकम को इंक्रीज करते हैं। अब इनकम एक जगह तो फिक्स है कि आप जॉब कर रहे हैं, आपको 80,000 1 लाख तनख्वाह मिल रही है, वो तो नहीं बढ़ सकती है। मगर आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे समहाउ आपकी इनकम इंक्रीज हो। उसको हम आमतौर पर इस्लामिक कॉन्सेप्ट में बरकत कहते हैं कि जी बरका है,
आपके बरकत बढ़ जाएगी। अब एक तरीका मैं जो बता रहा हूँ वो ये करें, हमने कई सालों से, मेरे ख्याल में 20-25 साल से मुख्तलिफ चैनल्स पे एक चीज सिखाई थी, बताई थी लोगों को, कॉइन बॉक्स। कॉइन बॉक्स जो है अगर आप बनाते हैं तो एक अल्लाह का एक कानून है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इंसान अगर मनफी सोचेगा तो जिंदगी में मनफी लोग, मनफी हालात, मनफी वाकयात को अट्रैक्ट करता है। और जब इंसान मुस्बत सोचता है तो अच्छे लोग अट्रैक्ट करता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी जिंदगी में अट्रैक्ट करता है। तो ये कॉइन बॉक्स ऐसा होता है कि आप एक फिश बॉल होती है, बड़ा मिलता आसान से ग्लास का होना चाहिए, वो आप ले। उसको लेने के बाद आप उसके अंदर जिस मुल्क में आप पैदा हुए उस मुल्क के थोड़े से कॉइन्स और करेंसी डालें। अगर लेट से आप इंग्लैंड में रहते हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए, तो पहले पाकिस्तान की करेंसी डालें, फिर जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की करेंसी डालें। अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी डालें। उस करेंसी को डालने के बाद उसके ऊपर एक मैग्नेट रखें जो यू शेप होना चाहिए, यानी जो घोड़े की नाल होती है उस शेप का मैग्नेट हो, और मैग्नेट कम से कम 4 किलो का पुल होना चाहिए। ये कमर्शियल मैग्नेट कहलाते हैं और ये ताकत इनमें बहुत होती है, 4 किलो वजन उठा सकता है मैग्नेट। उस मैग्नेट को रखें और काबे की तरफ सिमत हो, उसकी दोनों टांगे जो है यानी जो उसके लेग्स है वो काबे की सिमत हो। जुम्मे के दिन रख ले, किसी भी दिन आपको अच्छा लगे रखें। और उसके बाद आपने ये करना है, उसको ऐसी जगह रखना है जहां बेइख्तियार आपकी नजर पड़े। कबर्ड में बंद नहीं करना, उसको बंद जगह नहीं रख सकते, उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं रख सकते। कॉफी टेबल पर रख दिए, कबर्ड के ऊपर रख दिया, अगर बच्चे छोटे हैं तो कबर्ड के ऊपर रख दिया। अब जब 2-4 दिन बाद आपकी जेब में छूटा हो, यानी एक चेंज होता है कि जी आपके पास 10 रुपए का नोट है, देखिए मैं इस तरह अपने पास ये रखता हूँ, 10 रुपए का नोट है मेरे पास, मैं ये पैसे जमा कर। जब ये 10-15 रुपए आपके जेब में हो तो आपने उस मैग्नेट के ऊपर वो नोट को रख दिया। या आजकल 5 रुपए के सिक्के मिलते हैं तो है मेरे ख्याल में, तो 5 रुपए का सिक्का रख दिया। जब भी आपकी जेब में हो, आहिस्ता आहिस्ता जब वो भरने लगे तो आपने एक मुट्ठी भर कर वो पैसा खैरात दे दी। ये एक ऐसा कमाल है। और ये आपकी चूंकि बेइख्तियार नजरों के सामने से जब आप कमरे में जाएंगे आपकी नजर उस पर होगी, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं ऐसे वसाइल पैदा करेगा कि आपकी जिंदगी में आप लेजिटिमेट पैसा, रिस्क के हलाल को अट्रैक्ट करेंगे। अब बहुत सारी चीजें हो सकती है, ऑल ऑफ अ सडन आपके जहन में आइडिया है कि मैं ये काम करूं। देखिए मैं इस वक्त यहाँ बैठा हूं, मैं 6 से 7 किस्म के काम करता हूँ एक साथ। मैं 2 किताबों का मौजूद भी हूँ, 2 किताबें मैंने लिखी भी है। मैं ऑनलाइन काउंसलिंग भी करता हूँ, मैं वर्कशॉप भी कंडक्ट करता हूँ, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर लेक्चर्स, मोटिवेशन लेक्चर्स भी देता हूँ। मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक सिम से पैसा लिमिटेड आता है, तो मुझे मुख्तलिफ सिम से कोशिश करनी चाहिए ताकि मेरे रिस्क में बरकत हो। एक ये टेक्निक। दूसरी चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो आप कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप थोड़ी सी शक्कर ले लें, चीनी आधा चम्मच या उससे भी कम लेकर अपने घर के बाहर कहीं कोई दरख्त हो वहां आप जड़ों में डाल दें चूटियों के लिए। चूटियों को रिस्क दें और परिंदों को दाना दें, इससे भी आपके रिस्क में अल्लाह ताला इजाफा करेगा। अच्छा ये जहन में रखिए कि आसमान से रिस्क नहीं आता, ये मनो सलवा की तरह नहीं है। अल्लाह ताला ऐसी आइडियाज देगा, ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी कि समहाउ आपका कारोबार या आपका जॉब के अलावा आप जो है वो अपना बिजनेस इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है, खवातीन घरों में बैठती है, हमारी बहुत सारी माँ बहनें बेटियां जो वो बड़ा अच्छी डिश बहुत अच्छी बनाती है। चंद दिन पहले की बात है, मैं गया, मुझे लेके मेरी टीम गई, एक शख्स ने दाल चावल का सुजुकी गाड़ी थी, उसमें वो दाल चावल बेचता है और मैंने जाके वहां उसका इंटरव्यू लिया, उससे बातचीत भी की। उसका एक बेटा जो है वो ज़हनी तौर पर जरा सा वो है चैलेंजिंग है, उसके अलावा उसका इसकी बेटी इंग्लैंड में है। अब ये आदमी जो है उसके पास रोजगार का सिलसिला नहीं था, उसने दाल चावल का ठिया लगाया मगर सुजुकी में लगाया। लोग आते हैं, दिन के अंदर 150-200 प्लेटें अगर बिक जाती है, पर प्लेट अगर वो 20 रुपए भी कमाता है तो अच्छी खासी इनकम है। ये सारी चीजें कि आप इस मुश्किल को अपने ऊपर हावी ना होने दें। देखिए जैसे ही हम सुनते ना पेट्रोल का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, हम डिप्रेशन में और टेंशन में आ जाते हैं। इंसान जब टेंशन, डिप्रेशन या स्ट्रेस में आता है ना, उसके सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है। तो इसको हावी ना होने दे, ये सोचे कि मैं किस तरह अपनी इनकम इंक्रीज कर सकता हूँ। तो घरों में माँ बहनें अगर कोई अच्छा खाना बना सकती है, आप सोशल मीडिया के जरिए आप इसको प्रमोट करें, केक बना सकती है उसको प्रमोट करें। इस तरह बहुत सारी खवातीन जो है वो घरों में उन्होंने सिलाई का काम शुरू किया है।
देखिए, अगर आप इरादा कर लेना, अज़म कर लें कि मैंने कुछ करना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। प्रॉब्लम आपका ये होता है कि आपकी थिंकिंग नेगेटिव होती है, ये तो नहीं हो सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरी तो तकदीर ऐसी है। जब आप ये हावी कर लें अपने ऊपर, तो फिर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अब डॉक्टर मोइस, आपने बड़े ही ज़बरदस्त टिप्स दी हैं, और एक सवाल मेरा आपसे है कि जब ये सारी बातें आपने बताई कि मनी बॉक्स रखना है और उसमें पैसे या जो भी कॉइन्स हैं वो रखनी है और वो किसी गरीब को देने हैं, मल्टीपल वर्क आपने कहा, फिर उसमें जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं कि दूसरों को दो, चीनी है, शक्कर है, परिंदों को दो, चींटियों के लिए खाना रखो, और दाल चावल है फॉर एग्जांपल, या कोई भी खाना है वो दूसरों को खिलाओ, दूसरों की हेल्प आउट करो, तो वो ऑब्वियसली अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे खोलता है। लेकिन हमारे यहाँ आम कॉन्सेप्ट ये है कि अरे भाई, हम तो अपना ही पूरा नहीं कर पा रहे, अब दूसरों को ऐसे में कैसे देंगे। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस पर बात आज ज़रूर करें कि हम कैसे ये अपने अंदर से इस थिंकिंग को हटा सकते हैं, और ये जो अल्लाह से ट्रेड करना या तजारत करना है, ये हम क्यों नहीं करते हैं। प्रॉब्लम असल में ये हो गया है कि हमारा ईमान जो है ना, वो ज़बानी हद तक है, अमल में ईमान नहीं है हमारा, ना ही हम ईमान को समझे कि ईमान होता क्या। इंसान के पास जब बहुत कुछ होता है ना, आप नोटिस करें, जब आपके पास बहुत कुछ होगा, उस वक्त आपका दिल नहीं चाहेगा पैसा देने को, बिकॉज पैसे के साथ इंसान की मोहब्बत बड़ी जल्दी जुड़ जाती है। मगर जब आप मुश्किल में होंगे तो शायद आपके लिए आसान हो कि आप खैरात दें, सदका दें। जब अल्लाह ताला ये फरमाता है, कहता है, ये उसका वादा है, उसका ये वादा है कि खैरात सदकात देते रहो, अल्लाह ताला तुम्हें कई गुना ज्यादा देगा। बेशक। पहला तो आपका ईमान की शर्त है कि आपको यकीन होना चाहिए। अच्छा, अगेन ये फर्क है, ईमान और यकीन में बड़ा फर्क है। यकीन जो है वो इस तरह होता है जैसे इंसान ने, ईमान से मुराद ये कि आपको पता है कि आपको आग जला है, ये ईमान है आपका कि आग जला है। मगर अगर आप आग में उंगली डाल दें और आपकी उंगली जल जाए, वो ईमान से यकीन में तब्दील हो जाता है। तो ये जो ईमान से यकीन की तब्दीली थी, ये हमारे माशरे में नहीं आ सकती। तो अभी सिर्फ हमारे जहन के अंदर एक तसव्वुर खुदा है, हमारे जहन में ये कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम भी जो इस मुल्क में रहते हैं, मगर हमें यकीन होना चाहिए कि अगर मैं ये काम करूंगा तो ये मेरे रब का वादा है कि वो देगा, और वो अपने वादे के खिलाफ कभी नहीं करता। चाहे मैं जानवरों को खिलाऊं, मैं चूंटियों को खिलाऊं, वो भी अल्लाह की मखलूक है, इंसानों को खिलाओ। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जिंदा इंसान को कोई खाना नहीं खिलाता, मरने के बाद देगी चढ़ाई जाती है। अब ये अजीब और गरीब बात है ना कि जब जिंदा इंसान होता है उसको भूखे को आप खाना नहीं खिलाते, और जो मर जाता है उसके लिए आप देख चढ़ाते हैं। तो जिंदा इंसानों का ख्याल रखो तो रब आपका ख्याल रखेगा। मैं आपको बताऊं, छोटी सी बात, कई साल पहले की बात है, 35-40 साल पहले की बात है, मैं बहुत परेशान था और जारे एक नया मैंने काम शुरू किया था, लोगों को समझ ही नहीं थी, शऊर ही नहीं था कि ये मेडिटेशन और माइंड साइंसेस क्या होती है। तो मुझे प्रॉब्लम है कि जो लोग मेरे साथ काम करते थे उनकी तनख्वाह का प्रॉब्लम हुआ। तो एक दिन मैं अपने टीचर के पास गया, तो मैंने उससे कहा मुझे ये प्रॉब्लम, मेरा इदारा जो है वो बड़ा मुश्किल में। उसने कहा किसका इदारा? मैंने कहा मेरा। कहता किसने कहा तुम्हारा इदारा है? तुमसे पहले ये जमीन किसकी थी? उससे पहले किसकी थी? उससे पहले किसकी थी? कहता है सब कुछ रब का है, तुम्हें मैनेजर बना के भेजा। तुम यकीन रखो कि वो जो लोग तुम्हारे साथ काम करते हैं उनकी तनख्वाह तुम्हारे पास आएगी आएगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। डॉक्टर साहब, आपने भी अक्सर आपने भी जायजा लिया होगा, देखा होगा हमारे आसपास, और मैंने भी बहुत बार देखा है, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और अल्लाह ताला की हर दी हुई नेमत पर उसका लाख लाख करोड़ शुक्र है उसका कि उसने हमें हर सबसे बड़ी तो सेहत से नवाजा हुआ है, और उसके बाद खाने के लिए जो है वो रिस्क दिया हुआ है, रहने के लिए छत दी हुई है, औलाद की नेमत, ये सारी नेमतें हैं जिन पर हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं और ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो मैंने बहुत बार देखा है ऐसे लोग जो कि बड़ी फैमिलीज के साथ आए होते हैं और जो 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार सिर्फ खाने की दावतों की बिल उस टाइम देने के केपेबल होते हैं, लेकिन उनके मुलाजमीन कहीं दूर रेस्टोरेंट की कुर्सी पर तनहा बैठे सिर्फ खाने की शक्ल देख रहे होते हैं। तो जो सारी बातें आपने नंबर वाइज बताई हैं, इसके लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, हमें ऐसे लोग हमारे आसपास सराउंडिंग्स में मिल जाएंगे, लेकिन हम अपना दिल खुला नहीं करते। हम अक्सर ये करते हैं, मेरी बेटी उरूज अक्सर ये करती है, हम कहीं जा रहे होते हैं और अगर कोई आ गया तो उसने खाना मांग लिया तो हम कहते हैं कि टेबल पे आके बैठो, तो रेस्टोरेंट वाले मना करते हैं इनको बाहर खाना देंगे, अंदर नहीं बिठाएंगे, हमारी पॉलिसी नहीं है। तो फिर अक्सर हम उस रेस्टोरेंट से उठ के चले जाते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये भी एक टेक्निक है, उसको अप्लाई करके देखिए, रब का वादा है और आपको अमेजिंग बेनिफिट होगा। 2 जार ले लें, 2 प्याले ले लें और उसके अंदर कंकड़ियां धो के एक जार में भर दें, छोटी छोटी कंकड़ियां,
पत्थर जिसको कहते हैं उसको धो के एक जार में एक प्याले में रख दें, ये दोनों चीजें बेडरूम में रखें। जब आप सुबह उठे एक कंकर ले अपने हाथ में, आंखें बंद करके अल्लाह की एक नेमत को याद करें, शुक्र अदा करें और खाली प्याले में वो कंकर डाल दें। आप सुबह अपने काम पे चले जाएं या अपने घर के खवातीन जो है घर के काम में लग जाए। दूसरे दिन सुबह उठ के एक कंकर और उठाएं, सोचे अल्लाह की एक नेमत, शुक्र अदा करें, उस कंकर को डालें। जब वो प्याला भर जाए फिर इसी को रिवर्स कर लें। आप हैरत होगी जब आप अल्लाह की नेमतों को याद करेंगे और उसका शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी नेमत में बरकत देगा। वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोई साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए और आपने हमें वो सारी बातें आज याद करवाई हैं जो शायद हम भूल चुके थे या जिस पर सोचने की हमें ज़रूरत थी। काफ़ी आपसे बात करके मोटिवेशन मुझे भी मिली। आई एम श्योर कि हमारे जो देखने वाले हैं उन तक भी ये वाइब पहुंची होगी, कनेक्ट की होगी। जनाब, प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन जो मैं खबर आपके साथ इस वक्त शेयर करने जा रही हूँ, आई एम श्योर कि वो आपके लिए खुशी का बायस नहीं बनेगी और डॉलर की उड़ान है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। पीर के रोज़ कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर डॉलर की जो कदर थी उसमें इजाफा हुआ और कारोबार के दौरान डॉलर एक बार फिर मुल्क की तारीख की जो सतह है उससे वो ऊपर चला गया, बुलंदतरीन सतह पर पहुँच गया और अब फिर जनाब डॉलर की जो कदर है उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है और हर मिनट के साथ जो है वो मेरी कि ये जो उड़ान है ये ऊँची मज़ीद उड़ती चली जा रही है। और इसी हवाले से बात करेंगे कि ये आखिर जो महंगाई का जो तूफान है या जो डॉलर की जो उड़ान इतनी ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ बुलंद तरीन सतह पर मुसलसल पहुंच रही है, आखिर ये कब जाकर और कहां जाकर थमने वाला है, इसी के लिए बात करेंगे माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। कल भी डॉलर की कदर में इजाफा हुआ और आज फिर हुआ है इजाफा। ये कहां सिलसिला जाके रुकता हुआ दिखाई दे रहा है हमें? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जब इमरान खान की हुकूमत बरतरफ हुई थी उस वक्त $1 182 रुपीज़ का था, 182 रुपए का। अब ये 217 रुपए पर आ गया है। तो पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेज़ रफ्तार जो कमी है जिससे मुल्की कर्जे 4000 अरब रुपए से ज़्यादा बढ़ गए हैं मुल्की करेंसी में, बैरूनी कर्जे। लेकिन इसमें जो है सूरत हाल ये है कि मईशत हमारी बेयकीनी का शिकार है, सियासत हमारी बेयकीनी का शिकार है। IMF अपने दांत तेज़ कर रहा है। IMF ने स्टेट बैंक के साथ क्या मामला तय किए हैं किसी को पता नहीं है। स्टेट बैंक में जो पिछले गवर्नर साहब थे जो रिटायर हो गए वो IMF के थे, वही अपने नंबर 2 को लेके आए थे, वो अभी तक एक्टिंग गवर्नर हैं। वो क्या मामला तय कर रहे हैं? क्या IMF ने कहा है स्टेट बैंक को कि जो है आप इस पर हाथ ना डालें? इसलिए कि ये बड़ी पुरस्कार बात है जो मैं आपको बताने चला हूँ। देखिए, जब इस वक्त हुकूमत ये आई थी तो मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि इनके पास सबसे अहम काम ये है कि महंगी शरह सूद पर 4% 5% पे कर्जे मिल रहे हैं, आप 12% पे ले लें, 13% पे ले लें, 2 महीने के लिए 5, 7, 8, 10 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे हासिल कर लें बैंकों से, फॉरेन इन्वेस्टर से, जो माजी में होता रहा था। अब के स्टेट बैंक ने वो कोशिश ही नहीं की, कोई कोशिश नहीं की, हुकूमत ने भी कोई कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ सट्टेबाजी भी हो रही थी, एक्सचेंज कंपनीज भी अपना खेल कर रहे थे। तो इससे पहले जब रुपए की कदर गिरा करती थी तो स्टेट बैंक उनकी मीटिंग बुला लिया करता था, एक्सचेंज कंपनीज की, बैंकों से बात करता था कि भाई ये सट्टेबाजी हो रही है, ये क्या हो रहा है। उन पर इल्जामात लगाए जाते थे और वो बैकफुट पे आ जाते थे। ये शायद पाकिस्तान की पहली तारीख में पहले जी डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब से हम मजीद भी बात करेंगे। टेक्निकल वजूहात की वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बहरहाल बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इस वक्त के जो डॉलर की कदर है उसमें एक मरतबा फिर से इजाफा देखने को मिला है। जी डॉक्टर साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? जी बिल्कुल, अब सर क्लियर है। हेलो जी जी सर, आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। मैं आपसे यह कर रहा था कि शायद पाकिस्तान की तारीख में शायद मुझे पहली दफा नजर आया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और हुकूमत पाकिस्तान ने हंगामी सूरत हाल में अपने रिजर्व्स बढ़ाने की कोशिश नहीं की। ख्वाह आप महंगी शरह सूद पर ले आते, लेकिन चंद अरब डॉलर लाने चाहिए थे। और अगर स्टेट बैंक चाहता तो वो बैंकों की मीटिंग बुलाता, एक्सचेंज कंपनीज की मीटिंग बुलाता, उनकी गलतियां उनको बताता, सट्टेबाजी की बात करता कि ये खत्म करें, तो रुपए की कदर बेहतर हो जाती।
ये इमरान खान साहब जाते जाते जो शायद खुद मुख्तारी दे गए थे IMF के हुक्म के ऊपर स्टेट बैंक को, और उनका गवर्नर भी स्टेट बैंक में का जो था IMF का आदमी थे, वो रिटायर हो गए, वो डिप्टी गवर्नर एक्टिंग गवर्नर वही चल रहे हैं कि IMF ने कहा है कि उसको रख लें। तो ये बड़ा पुरस्कार मामला था कि हुकूमत पाकिस्तान जैसा मुल्क चंद अरब डॉलर महंगी शरह सूद पर ला के रिजर्व को बढ़ा के रुपए को कंट्रोल ना कर सके, कोई कोशिश नहीं की। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने भी कोशिश नहीं की। शायद वो ये डर रहे थे कि IMF ये ना कहे कि आप स्टेट बैंक के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, हमने तो खुद मुख्तारी दी, जरूरत से ज्यादा एहतियात पसंदी थी या कुछ दूसरे मसाइल में उलझे हुए थे। अगर चाहते तो रुपए की कदर भी कंट्रोल हो सकती थी, होनी चाहिए थी। तो ये क्यों चाहत किस चीज के लिए फिर थी? डॉक्टर साहब सवाल तो यहीं पर बनता है ना, अगर ये नहीं सब कुछ सोचा तो फिर क्या सोचा? फिर पाकिस्तान के मुफाद के लिए क्या सोचा? फिर पाकिस्तान को क्या दिया? अगर आज सिर्फ इनकी चाहत ना होने की वजह से मतलब कि मुल्क की ये हालात बढ़ चुके हैं, रुपए की कदर इतनी गिर चुकी है। नहीं, तो मैं आपसे वही अर्ज कर रहा था कि जिस वक्त 28 फरवरी 2022 को इमरान खान साहब ने IMF के साथ तहरीरी मुआहदा तोड़ दिया, और मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं आज भी कायम हूं कि वो जो उन्होंने मुआहदा तोड़ा था अपने सियासी मफादात के लिए, अगर वो ना तोड़ते तो IMF से $900 मिलियन की किस्त मिल जानी थी, जो कि सब मामला तय हो चुके थे। उसके बाद दोस्त मुल्कों ने भी मदद करनी थी, तो ये बहरान पैदा ही नहीं होता। तो ये क्या न्यू ग्रेट गेम का अमरीकी मकासद को हम सब मिलकर फॉलो कर रहे हैं? एक 1400 साल पहले एक सफर शुरू हुआ था फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का, उस वक्त भी गलत बयानी करके वही सिचुएशन आई थी। हमने देखा था कि 2009 में सर आपने जिक्र किया 28 फरवरी 2022 का, तहरीक इंसाफ ने ये जो मुआहदा था IMF के साथ, ये क्यों तोड़ा? इसके तोड़ने की वजह क्या रही? उससे अब क्या वजह बनी? देखिए, बड़ी वाज़ेह चीज है कि वो जो मुल्क में एक तहरीक चल रही थी उनके खिलाफ, तो उन्होंने ये कहा कि जी हम पेट्रोल के नर्फ नहीं बढ़ाएंगे, हम लेकर उसको कम कर रहे हैं। तो उसमें कुछ बैरूनी मुशावरत का भी मुझे शुबा लगता है, इसलिए कि उसके बहुत सारे दूसरे तरीके थे उसको रिएक्ट करने के। लेकिन IMF से किस्त मिलने वाली थी आपको, और 900, ये बहरान अगर नहीं होता, आप खुद सोचें तो आज डॉलर 190 से आगे जाने वाला नहीं था। तो 190 के मुकाबले में 2017 जो हो गया, जो महंगाई जो है 21.7% बढ़ गई, ये सारी तबाही बर्बादी जो आई। तो जब अब इतना बड़ा गलत फैसला होता है तो कौम रिएक्ट नहीं करती, कौम उनको गिरबान से नहीं पकड़ती कि भाई एक मुल्क है, उसकी आप सॉवरेन गारंटी दे रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान एक आलमी इदारे को गारंटी दे रही है, और उस वक्त वो सूरत हाल ये थी, मुल्क के मुफाद में आपको बता दूं कि जिस वक्त ये हालात चल रहे थे 28 फरवरी को, हमारे रिजर्व गिर रहे थे। इमरान खान साहब को पता था रिजर्व गिर रहे हैं, हमारे जो है रुपए की कदर गिर रही थी, उनको पता है कि गिर रही है। हमारा तिजारती खसारा आसमान पे था, उनको पता था। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आसमान पे था, हमारी महंगाई आसमान पे थी। उनको ये मालूम नहीं था क्या कि मईशत किसी छोटे से छोटे दचके को संभालने की सलाहियत नहीं रखती। लेकिन उन्होंने बैरूनी मुफाद, अशराफिया का मुफाद, अपना मुफाद करके ये काम कर लिया, और कौम ने रिएक्ट नहीं किया, तो अब भुगते हैं। पहली तो बात ये हो गई। फिर ये कि जो खुद मुख्तारी जिस वक्त दी गई थी, मैंने उस वक्त भी कहा था कि हमारे जो पिछले गवर्नर साहब थे, उन्होंने जो खुद मुख्तारी का ड्राफ्ट दिया था वो पाकिस्तान की आइन से खिलाफ था, तो IMF को दे दिया, फिर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ा। तो उस मामले को क्यों दबाया गया, और इस हुकूमत ने आके वो मसला क्यों नहीं उठाया कि भाई वो ड्राफ्ट किसने दिया था? क्या पिछली हुकूमत की पार्लियामेंट की से मंजूरी तो नहीं थी? क्या काबीना की मंजूरी थी? क्या प्राइम मिनिस्टर की थी? या वो गवर्नर ने खुद कर लिया था? कोई मामूली चीजें नहीं है। आप जब पहाड़ जैसे गुनाहों को माफ कर देंगे, किस लिए किया मुझे नहीं पता। अगर वो खुद मुख्तारी आज इतनी ज्यादा ना दी होती, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी हुकूमत में और स्टेट बैंक में ये इस्तेदाद थी कि 10 अरब डॉलर के रिजर्व बढ़ा लेते चंद महीने के लिए, फिर IMF के पास जाके बात करते कि जी हमें आपके साथ कर्जा चाहिए, हमारे रिजर्व ठीक है, हमारे रुपए कंट्रोल में है, और उनकी शायद मान लेते, क्योंकि आप मईशत वो तबाह करके गए थे। इमरान खान साहब दानिस्ता तबाह करके गए थे ताकि अकेली हुकूमत संभाल ना सके, और ये उसमें गड्ढे में गिर गए। ये इस चीज को समझ नहीं सके और उस चीज को मैनेज नहीं कर सके। न इन्होंने किसी से मशावरत की, एक बौखलाहट में कभी एक कदम उठाया, कभी दूसरा कदम उठाया। फिर दूसरी चीज है 2 महीने तक डिले करने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको बता, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि खान साहब को ये फरवरी में इंडिकेशन हो चुकी थी कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, अगली हुकूमत आने वाली है, सब कुछ इंटेंशनली किया गया ताकि जो ये करंट हुकूमत है, जो इत्तेहादी हुकूमत है, वही सब कुछ ना संभाल सके, जिसका खुमियाजा अभी मुस्लिम लीग नून ने भुगत भी लिया ना ये ज़िमनी इंतखाबात में। उन्होंने तो नहीं भुगता, कौम ने भुगता ना। देखिए बात ये कि जब महंगाई 21% पर आ गई, पेट्रोल आपने 3 मरतबा बढ़ा दिया,
और अगले साल ग्रोथ रेट जो है इस साल जो है ज्यादा से ज्यादा 3.5% होने वाली है, बेरोजगारी बढ़ने वाली है। IMF ने अभी मजीद मुतालबात पेश करने हैं, उन्होंने कह दिया है कि जी आपके हालात खराब हैं, शायद हम आपसे कहें कि मजीद करें, यानी कोई मिनी बजट भी आ सकता है, महंगाई भी बढ़ेगी, रुपए की कदर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो जब 3.5% ग्रोथ होगी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप देखिए, मैं बांग्लादेश का देख रहा था कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट हुई $52 अरब, 52, हमारी है $30 अरब। चलो ठीक है, वो हमसे इतने आगे निकल गए, हालांकि ना कॉटन है कुछ है, लेकिन हमारे उल्टा क्या हो रहा है, जो इमरान खान साहब करके गए थे वो ये भी कर रहे हैं कि हमने तरसीलात हमारी है $31 अरब और बांग्लादेश की है $21 अरब, यानी बांग्लादेश से हमारी तरसीलात $10 अरब ज्यादा है, जो कि जाली है बड़ी हद तक, और एक्सपोर्ट उनकी हमसे $20 अरब ज्यादा है। तो ये इस तरीके से मुमलिकतें चलाई जाती हैं। इस वक्त बहुत अपोजिशन हो या कोई भी हो, सबको बैठना पड़ेगा। सियासत बहुत कर ली है, अपने मुफादात बहुत कर लिए, दुनिया जौहरी ताकत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे है, हम उनके साथ मामलत कर रहे हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, 14 साल पहले एक सफर शुरू हुआ था फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का, उस वक्त भी वही टीम थी जो 2021 में खारजा में थी, और वजारत खजाना थी वही टीम थी। क्या ये इत्तेफाक था? नहीं था। आपने 14 साल का सफर तय करके न्यू ग्रेड गेयर के मकासद में पाकिस्तान को फंसा दिया। अगले चंद बरसों में अब इस मईशत को ठीक नहीं कर पाएगा। तो ये चीजों को सोचने के बजाय सियासी बातें हर वक्त करते चले जाना, कभी बैठ के ये चीजें सोचें, बांग्लादेश कहाँ जा रहा है, भारत कहाँ जा रहा है, हमारी मईशत इस साल तबाही की तरफ जा रही है। भारत में महंगाई 8% है, मेरे मुल्क में 21.3% है। तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्यों जवाब दूंगा? इन्होंने क्या कर लिया? बस ये कि जब ये हमारे मित्रा साहब थे, इन्होंने 24 अप्रैल को ये कहा था कि मिड मई तक हमारे मामला तय हो जाएंगे IMF से। अरे भाई, अब तो जुलाई आ गया। फिर आपने जो बजट पेश किया वो IMF के साथ मामला जो तय किए तो उसके खिलाफ था। वो किसके कहने पर उन्होंने ऐसा बजट दिया, जबकि उनको पता था कि IMF नुक्ते पे नुक्ते हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो गलत बजट को कैसे एक्सेप्ट कर लेता? फिर उस चक्कर में फिर टाइम निकल गया। तो ये जो रुपया गिरता रहा, हम इस गड्ढे में गिरे हैं। इन्होंने कोई दानिशमंदी का मुजाहिरा नहीं किया। ठीक डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और पूरी जो डॉलर की जो कदर में जो मुसलसल इजाफा हो रहा है, रुपए की कदर जो गिर रही है, और जो मुल्की हालात और जो मुआशी बहरान है इस वक्त मुल्क को जिसका सामना करना पड़ा है, उसके ऊपर एक ब्रीफ तज्जिया सामने रखे थे। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आदाद शुमार हैं वो भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। बहुत शुक्रिया आपका। लेंगे ब्रेक, वक्फे के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ, और सियासी सूरत हाल से मुतालिक, आपकी सेहत की सूरत हाल से मुतालिक हर तरह की खबरें जनाब आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ शेयर की हैं। तो अब जरा मौसमी हालात का भी थोड़ा सा तस्करा हो जाए और जरा मौसम की बात कर लेते हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि हवा का जो कम प्रेशर है वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कराची हैदराबाद में मूसलाधार बारिशों का मजीद इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और इसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ इलाके, बलोचिस्तान में शदीद बारिशें हुई हैं, उससे काफ़ी जानी और माली नुकसान भी हुआ है। और अब मजीद बारिश में सिंध में, बलूचिस्तान में कितनी बारिश होगी, क्या इम्कानात हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं, ये सारी बातें जानेंगे कि मौसम की क्या तब्दीली आने वाली है आइंदा आने वाले चंद दिनों में। इसी हवाले से बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। बताएगा कि अभी जो कराची में मानसून का पीरियड है वो तवील हो रहा है, कितनी बारिशों का मजीद इम्कान है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो स्पेल चल रहा था वो तो खैर ख़त्म हो गया है गुज़श्ता कल से। कराची में तो कल कोई ख़ास बारिश नहीं हुई थी, हल्की सी हुई थी, और बलूचिस्तान में अलबत्ता अपर सिंध में कल रात तक चल रही थी, तो वो भी ख़त्म हो गई है तकरीबन। ये वाला स्पेल तो ख़त्म हो गया है, अब कोई ऐसी ख़ास बारिश नहीं अगले 3-4 दिन। अलबत्ता 23 के बाद दोबारा एक स्पेल आएगा जिसमें दोबारा से तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं पूरे सिंध के तमाम ही अजला में। कराची में 24 से लेकर 26 तक, और बाकी सिंध में 23 से लेकर 26 तक। और इसी तरह से बलूचिस्तान। सरफराज साहब, ये अर्बन फ्लडिंग का खदशा मजीद मौजूद तो नहीं है? हो सकता है जी, अगला स्पेल भी काफ़ी तेज़ है। तो ये बीच वाला जो स्पेल था, पहले स्पेल में तो वो अच्छी खासी आपने देखा अर्बन फ्लडिंग हो गई थी। दूसरे स्पेल में अलबत्ता इतनी नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि जो लो प्रेशर या बाद में डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया था, वो कराची से काफ़ी फासले से गुजरा है, दूर से, तो लिहाजा बचत हो गई। लेकिन अगला स्पेल जो आ रहा है वो लैंड के ऊपर है सारे का सारा, तो दोबारा खदशा है अर्बन फ्लडिंग का। अच्छा, ये जो आप बताने कि सेकंड स्पेल अभी एंटर हो रहा है या हो चुका है, ये इसमें बारिशों का सिलसिला कितने दिन तक जारी रहेगा, अगर खासकर हम सिंध की बात कर रहे हैं?
ये तीसरा स्पेल होगा सिंध के लिए और कराची के लिए भी। ये 23 जुलाई से शुरू होगा और 23 से लेकर 26 तक 4 दिन सिंध के बाकी जो अंदरूनी सिंध के अजला हैं उन सब में, अलबत्ता कराची में 24, 25, 26 3 दिन इम्कान होगा और ख़ासा तेज़ स्पेल लग रहा है बारिशों का ये भी। बल्कि ये तो 21 से शुरू हो जाएगा शुमाली इलाकों से, यानी आपके नॉर्थ पाकिस्तान, पंजाब और सेंट्रल पंजाब के जो इलाके हैं, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, उन एरियाज़ में तो 20 की रात से या 21 से शुरू हो जाएगा ये स्पेल और फिर ये 26-27 तक जाएगा और पूरे मुल्क में तकरीबन ये फैल जाएंगी मानसून हवाएं और एक तेज़ स्पेल होगा तकरीबन 1 हफ्ते का मुल्क के बेशतर हिस्सों में। ठीक है सरफराज साहब, अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान की, वहाँ पर भी इससे पहले बहुत सारी बारिशें जो हैं वो हुई और अभी वहाँ पर भी ये जो स्पेल है इधर भी एंटर होगा ऑब्वियसली, यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन है? वहाँ पर भी तेज़ बारिशें मुतवक्की हैं, खासकर जो नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान के इलाके हैं उसमें कोयटा भी आ जाता है, सिब्बी, कोलू, किला सैफुल्ला और दूसरा जो नसीराबाद, जाफराबाद, नीचे खुजदार, लसबेला, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में और फिर पूरे उसके मकरान के साथ साथ उन सभी अजला में तेज़ स्पेल मुतवक्के है दोबारा से। वहाँ तो कोई 1-8 दिन के वक्फे, 1-2 दिन के वक्फे का हुआ और उसके साथ साथ वो स्पेल तकरीबन चल ही रहा है, लेकिन अभी अगले 2 से 3 दिन कोई ऐसी मेजर बारिश नहीं है। लेकिन 23 से जो ऑनवर्ड स्पेल है वो खासा स्ट्रॉन्ग है बलूचिस्तान के भी बेशतर एरियाज के लिए, सिवाय चागी डिस्ट्रिक्ट के मेरा ख्याल है बाकी सभी जगहों में तमाम अजला में वहाँ पर बारिश हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने पहले देखा कि गिलगित में खासा नुकसान हुआ, बलूचिस्तान में खासा नुकसान हुआ, तो उम्मीद करते हैं, दुआ ये है कि अभी जो ये बारिशों का जो नया स्पेल अभी एंटर हो रहा है और हैवी बारिशें होंगी इसमें, उसमें इतना अल्लाह ना करे कि नुकसान हो। अच्छा, पंजाब लाहौर के हवाले से भी बताइएगा। जी, ये मैंने कहा ना आपसे कि 21 से जो शुरू होगा स्पेल, तो उसमें लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, फिर ऊपर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, इन सभी एरियाज़ में 22 से लेके 22, 23, 24, 25 के 4 दिन जो होंगे, 3-4 दिन, उसमें अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। खासा तेज़ स्पेल है, किसी वक्त तेज़ बारिश और किसी वक्त बहुत ही तेज़ मूसलाधार बारिशें होंगी इसमें। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और मौसम की शिद्दत के हवाले से बात कर रहे थे। मॉनसून का जो ये पीरियड है वो कुछ थोड़ा सा तवील दिखाई दे रहा है। फर्स्ट 2 स्पेल्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और अभी ये जो एक और स्पेल आ रहा है इसमें 3-4 रोज़ बारिशें ऑब्वियसली होंगी, तो अपना बहुत सारा आप भी ख्याल रखिएगा। और हमने पहले देखा कि कराची में खासकर बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में खासी तबाही हुई, खासा नुकसान हुआ। ऐसे में बारिशों के मौसम में ट्रैवलिंग से भी जितने लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं वो भी उससे अगर गुरेज करें तो बहुत बेहतर होगा। प्रोग्राम का वक्त जनाब यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।